हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला पे। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वन शॉट लेक्चर। किसका? 3D का। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि वेक्टर के किस किस टाइप के फॉर्म आपके पास बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे 3D। यार 3D एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक सेपरेट पोर्शन हो जाता है, फिर उसके बाद प्लेन्स और फिर इसके मिक्स वाले सवाल। तो बच्चा बहुत घबरा जाता है, पर यार इसकी मैं गारंटी, ठीक है, रौनक सर है तुम्हारे साथ, तो भाई आपको कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, आपको सारी चीजें अपने आप लिखनी आ जाएगी अगर तुमने दिल लगा के ये जो वन शॉट लेक्चर है वो कर लिया है। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। ठीक है, अच्छा, लेक्चर चालू करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ताकि अपन मोटिवेट रहें। ठीक है, वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, चलिए तो भाई आपको फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है ना, इतना मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको फ्यूचर का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अपने प्रेजेंट में आके जो 3D है, देखो अभी तक तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर ये लेक्चर अच्छे से कर जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा सवाल जो है वो बिल्कुल बन जाएगा। चलिए चालू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर में अपन क्या क्या मेन करने वाले। सबसे पहले करेंगे बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के बारे में। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे लाइंस की, फिर अपन बात करेंगे प्लेन्स की। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स होंगे जिस पे अपना आज फोकस रहेगा। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर, तैयार हो जाइए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे किसी भी स्पेस में कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट की कैसे होंगे। ठीक है, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स कॉमा वाई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब बच्चों बात करेंगे अपन 3D। 3D मतलब अगर आप अपने घर की दीवार को देखोगे ना, देखो ध्यान से देखो, आपके घर पे जो कोना है वहां पे देखना, नीचे एक यहां पे इस टाइप का आपके पास बन रहा होगा। क्लियर है क्या? तो भाई ये अगर तुम इस पे फोकस डालोगे, ठीक है, देखो ये छत की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये नीचे फ्लोर है, ये नीचे क्या है? फ्लोर है। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों के बीच में एंगल कितना है अगर तुम बता सको, कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूं 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, तो आप ये वाला पॉइंट है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपके हाथ पे कोई पॉइंट एज्यूम कर लेना। बच्चों ये पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम लिखना चाहो तो बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर है क्या? इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए यही चीज मैं और समझाने के लिए यहां पे आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। बच्चों ये अपने पास क्या है, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या किया? ओरिजिन मान लिया। ये क्या मान लिया? ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा, पहले तो अगर किसी पॉइंट के अगर मैं तुम्हें बोलूं कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यही तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर है क्या? अब मुझे ये बताओ अगर एक्स एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट अज्यूम करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो आप बोलोगे सर उसका y और z कोऑर्डिनेट क्या कर दो? 0 कर दो। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट अज्यूम करना चाहते हैं, x, 0,0। बात करते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, क्या मानोगे? 0, y 0। और z एक्सिस पे होगा तो क्या मानोगे? 0, 0 और z। चलिए ये चीजें अपन ने 2D में भी करी थी। अब बात करेंगे अगर yz प्लेन में कोई हुआ, कोई पॉइंट yz प्लेन में हुआ, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर अगर y और z प्लेन में है, x प्लेन में नहीं है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। हाँ, y और z आप अज्यूम कर लेना, तो 0, y, z। अगर मैं बोलूं xz प्लेन में है तो क्या हो जाएगा? x, 0, z। और वहीं पे अगर मैं बोलूं xy प्लेन में तो x, y, 0। इस तरीके से। और अगर कोई पॉइंट स्पेस में है कहीं पे भी, वो हो जाएगा x, y, z। जैसे ये p पॉइंट। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप बिल्कुल इसको अज्यूम कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? ये x होता क्या है ना? जैसे अगर मैं एक्स वाई एक्सिस की बात करूं 2D में, तो x क्या होता था? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता था। अब यहां पे x क्या है? तो बच्चों ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन। ठीक है, जैसे ये पूरा प्लेन है yz, या ये वाला प्लेन मान लो, तो ये जो पॉइंट है उसका yz प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही बढ़िया, वो हो जाएगा x। ऐसे ही y है,
y है तो xz प्लेन, z है तो xy प्लेन। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, लाइन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? लाइन की। लाइन लिखने के लिए अपन, मैं अगर 2D में बोलूं तो क्या करते थे, एक पॉइंट और एक स्लोप होता था और उससे अपन लाइन लिख देते थे। तो यहां पे भी सेम वैसा ही है। आपके पास अगर कोई पॉइंट है और अगर उसकी डायरेक्शन है, आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अगर बात करें, अपन ने वेक्टर में थोड़ा बहुत देखा था। जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये मेरे पास कोई लाइन है, ये मेरे पास क्या है? कोई लाइन है। ध्यान से सुनना, देखना भाई, ध्यान से सुनना। अगर ये कोई लाइन है और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है, तो भाई अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं, याद करो वेक्टर में क्या बोला था सर? एल, एम और एन ये क्या होते हैं? इसके डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल का वैल्यू क्या आ जाता है? कॉस अल्फा। सही बात है क्या? एम का वैल्यू हो जाता है कॉस ऑफ बीटा और एन का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? कॉस ऑफ गामा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? क्लियर है? तो भाई अगर अल्फा बीटा गामा एंगल वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है, तो आप क्या बोलेंगे सर? एल, एम, एन उसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या हो जाएंगे? उसके डायरेक्शन कोसाइंस। इसकी हेल्प से आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। चलिए, अगर मैंने बोला ये मेरे पास लाइन है और इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन देखो, ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया कोई पॉइंट होगा, ठीक है? ये पॉइंट आप ऐसा मान लो x1, y1 और z1, ये मैंने पॉइंट मान लिया, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब यहीं पे तुम्हें सारी चीजें लिखना भी सिखा दूंगा। देखना, ये मेरे पास लाइन है और ये इस पॉइंट से पास हो रही, 3D में ये लाइन है और मैंने बोला इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ध्यान से सुनना, क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये है इस लाइन की डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर अच्छा ये डायरेक्शन है क्या? चलिए अब बात करते हैं सर इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें, है ना भाई? ये तो डायरेक्शन हो गई लाइन की, इसके डायरेक्शन कोसाइन थोड़ी ना हुए। बहुत ही सही। अगर मैं याद करवाऊं तुम्हें वेक्टर में, मैंने क्या कहा था? इसको किससे डिवाइड कर देना? इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या? और अगर ये आ जाएगा तो याद करो आई का जो कोफिशिएंट था वो क्या बनता था? कॉस अल्फा। यानी ये क्या बनेगा भाई? ए अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या होगा, आप बोलोगे सर बी अपॉन कितना लिख दीजिए? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके लिए क्या लिख दीजिए? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने बोला मेरे लाइन की डायरेक्शन है बच्चों आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना है? 3k कैप। आप भाई इसके डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए। क्या बता दीजिए? डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप विचार कीजिए, क्या डायरेक्शन कोसाइंस इसकी हेल्प से लिख सकते हो? क्या करोगे? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे और जैसे ही इसके मैग्नीट्यूड से जैसे तुमने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 14। अब ये आ जाएगा। जल्दी से मुझे L का वैल्यू बताइए। L क्या होता था भाई? कॉस अल्फा होता था और कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 14 आ जाएगा क्या? अगर मैं बात करूं M की, M बच्चों क्या होता था? कॉस बीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 14। सिमिलरली N हो जाएगा भाई 3 अपॉन अंडर रूट 14। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब अगर तुम्हें डायरेक्शन दे रखी है, क्या तुम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो? अगर तुम्हें एंगल दे रखा है तो क्या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो? बिल्कुल सही बात है। क्या? चलिए जल्दी से इसे यहां तक लिख दीजिए, इसे यहां तक लिख दीजिए। अगर इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है, अब एक और चीज तुम्हें फोकस करना, ध्यान से सुनना, देखना भाई ध्यान से। अगर मैं बोलूं L क्या चीज है? ये है ना, यहां पे अगर L की बात करें, ये एम ये आ गया और एन ये आ गया। जल्दी से आंखें बंद करके बता दो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, भाई इसका वैल्यू कितना होगा? तो तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 1। यानी अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बीटा और गामा बनाती है, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? लिख लो इसे जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये सही है। तो लाइन समझ में आई कि लाइन क्या चीज होती है? जो एक पॉइंट से पास हो रही हो।
एक उसकी डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ये एबीसी जो है वो क्या है, ये बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, याद है डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस वो होती है जब अपन इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और फिर आई जे के जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और डायरेक्ट अगर एबीसी ले लोगे वो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज। चलिए लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये सवाल है आपके पास, जल्दी से मुझे बता दीजिए इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। भाई एंगल्स दे दिए, अब ये 2 नंबर में आने के चांसेस हैं, पूरी संभावना है कि 2 नंबर में ये सवाल जो है वो बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि ये लाइन जो 90 डिग्री बनाती है और 135 और 45 विथ एक्स वाई और जेड, तो भाई ध्यान से सुनना, एल क्या होगा आप याद कीजिए। एल बोला था मैंने आपको किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ अल्फा। भाई अल्फा का वैल्यू क्या 90 है क्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 का वैल्यू आजकल मार्केट में कितना चल रहा है, 0। अब सिमिलरली मैंने तुमसे बोला भाई m क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कॉज ऑफ बीटा। अच्छा, बीटा का वैल्यू 135 है क्या, तो कॉज ऑफ 135 डिग्री। बच्चों इसको लिख लेते हैं कॉस ऑफ 90 प्लस 45, कितना लिख दिया 90 प्लस 45, ये हो जाएगा माइनस साइन 45, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/रूट। सिमिलरली अगर आप n निकालेंगे, कॉज ऑफ गामा विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/रूट। तो भाई अगर मैं बात करूं एल एम और एन की, तो 0, 1/√2 और 1/√2 ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसी में मुझे बता दो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, बताना भाई। ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर 1/2 हो गया, इसका भी 1/2, क्या 1 हो गया क्या, तो वो रिलेशन सही बात है क्या, बिल्कुल सही, लिख लो इसे। अगर कभी ये 1 नहीं आए तो बोल देना भाई इसके डायरेक्शन कोसाइंस पॉसिबल ही नहीं है। चलें आगे चलें भाई, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल का मतलब समझ लो कि जो अल्फा है, जो बीटा है और जो गामा क्या है, सेम। भाई ध्यान से सुनना, आपको गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है भाई, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब तुम ये यहां से रिलेट कर पा रहे हो कि भाई जो कॉज अल्फा होगा और जो कॉज बीटा होगा और जो कॉज गामा होगा, ये तीनों भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। सही बात है क्या। अच्छा सर, अब हमें तो एक रिलेशन पता था, रिलेशन ये था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके इक्वल है, सही बात है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या एल का वैल्यू कॉज अल्फा है क्या, m का वैल्यू कॉस बीटा है क्या, और n का वैल्यू कॉस गामा है क्या, और ये तीनों बराबर है। इसका मतलब तुम ये भी बोलना चाहते हो क्या कि सर l जो है वो m के बराबर है और ये किसके बराबर है, n के। सही बात है ना। और अगर ये बराबर है तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, इसकी जगह भी एल स्क्वायर हो गया और इसकी जगह भी एल स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, यानी 3l स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी l का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और एक -1/√3 भी हो सकता है। अच्छा, अगर L का वैल्यू 1/√3 है तो भाई ध्यान से सुनना, एक डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास आएंगे 1/√3, 1/√3 1/√3। अरे सही बात है क्या। और अगर मैं माइनस वाला लेता हूं तो इन दोनों को भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस वाला लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव है और तीनों बराबर हैं तो बाकी दो भी पॉजिटिव हो गए, और अगर एक नेगेटिव है बाकी दो भी इक्वल है तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये 2 नंबर में सवाल आया तो तुम कर पाओगे, लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। क्या ये चीजें समझ पा रहे हो तुम, याद करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं ना। देखो मैंने कहा था कि ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चे घबराते हैं इससे, पर देखना आज सारी तुम्हारी जो घबराहट है वो दूर कर देंगे। तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है। उसके डायरेक्शन कोसाइन में सीधा सीधा एक रिलेशन होता है कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 1। अच्छा, यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1, क्योंकि L क्या होता है, कॉस अल्फा। अच्छा, अगर यहां तक तुम सोच पा रहे हो, अब मैं एक सवाल देता हूं, आज ट्रिगर सवाल है भाई, ध्यान से देखना भाई, इसका वैल्यू तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ये होमवर्क में है आपका, जल्दी से सुनना। ये किसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, इसकी वैल्यू, कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर अल्फा बीटा गामा एक लाइन के डायरेक्शन से,
ठीक है। एंगल से जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बन रहे हैं, आपको इसका वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। आपको किसका वैल्यू बताना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा उनके नाम यहां पे लेने की। चलिए चालू करते हैं आगे की बात, ध्यान से सुनना। अब भाई अगर 2 पॉइंट्स दे रखें तो लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। ये मेरी कोई लाइन है, ये क्या है, कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये 2 पॉइंट से क्या कर रही है, पास हो रही है। ये ए पॉइंट बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया भाई। अब मुझे ये बताओ ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या x1, y1, z1 है क्या, और इसके कोऑर्डिनेट क्या x2, y2, z2 है क्या, है ना। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स मैंने अज्यूम कर लिए जिनसे मेरी लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। अब बात करते हैं बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस से पहले मैं सिर्फ बात करूंगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैंने बोल दिया भाई इसकी डायरेक्शन मैंने मान ली a, b, c। क्या मान ली, a, b, c। ये मैंने अपनी लाइन की डायरेक्शन मान ली। बच्चों इसको निकालने का सीधा एक ही तरीका है, क्या करो, दोनों कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब अगर मैं a की बात करता हूं वो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मैं b की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर y2 माइनस y1 कर दीजिए, और c की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1। क्या ये बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या बोल दूंगा, इसके डायरेक्शन कैसे निकलते हैं। अगर 2 पॉइंट्स पता है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसकी डायरेक्शन आपके सामने आ जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई डायरेक्शंस की। अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन कोसाइंस की, किसकी बात करूं, डायरेक्शन कोसाइंस की। बच्चों से फोकस किसके ऊपर करना, इनके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर तुम फोकस करना। मुझे ये बताओ अगर तुम्हें डायरेक्शंस पता है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, तो भाई इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर L निकालना है तो कैसे निकालूं, तो भाई इसकी डायरेक्शन देखो यही आ गई क्या, है ना भाई। इस लाइन की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या ये आप बोलना चाहते हैं सर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, क्या ये आपकी डायरेक्शन आ गई क्या, बताओ भाई। और अगर ये डायरेक्शन आ गई, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, कैसे निकालोगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। जैसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, L का वैल्यू आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या ये बातें सब लोगों को समझ में आ रही है भाई, दिलो दिमाग पे बैठ रही है ये सब। अगर मैं तुमसे बोलूं भाई m क्या होगा, तो आप बोलोगे सर m कुछ नहीं होगा, y2 माइनस y1 अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं वहीं n बोलूं तो आप बोल दोगे सर z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये सब चीजें आ जाएगी, सेम ये है ना। तो इस तरीके से आप अपनी लाइन की डायरेक्शन जो है वो इजीली निकाल सकते हो। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, क्या ये बातें तुम्हें क्लियर है। अच्छा, यहां से अब लाइन की इक्वेशन भी मैं निकालना सिखा देता हूं। सुनना, आपकी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और अगर उसकी डायरेक्शन ABC है, सुनना बच्चों, सिर्फ यहां पे हिंट दे रहा हूं, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1। और नीचे बच्चों डायरेक्शन आ जाती है A, B और C। क्या आ जाती है नीचे डायरेक्शन। A का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, इसका वैल्यू है y2 माइनस y1 और इसका वैल्यू है z2 माइनस z1। जैसे ही रखोगे एक इक्वेशन आपके पास आएगी, वो क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन। ये अपन अभी लाइन में आगे बहुत डीप में देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया ताकि वहां पे तुम्हें थोड़ा देखा लग जाए। लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। चलें आगे चले, आगे बात करते हैं। एक सवाल अच्छा मिल जाए इस पे तो मजा आ जाए। चलो पहले डायरेक्शन रेशियोज की बात कर देते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरी लाइन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, ये बच्चों 1 2 3 जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। इसको अपन डिनोट करते हैं ABC से। किससे डिनोट करते हैं, ABC से। और अगर इससे ही मुझे अपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं इसको, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1/√14। m क्या हो जाएगा, 2/√14 और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपके पास 3/√14। अच्छा मुझे ये बताओ जल्दी से, एक और चीज अगर मैं तुमसे पूछूं
कि भाई अगर तुम L अपॉन ए निकालो वो कितना आ जाएगा, तो भाई L अपॉन ए 1/√14, M अपॉन बी निकालो वो भी यही आएगा, और N अपॉन सी भी सेम आएगा। यानी तुम ये भी बोल सकते हो क्या, L अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन बी इज इक्वल टू N अपॉन सी, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर है। ये क्या है, किसी कांस्टेंट के बराबर है, और ये कांस्टेंट क्या आता है, 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं, यही चीज इसने लिखी हुई है। यानी आप L को बोल सकते हैं A टाइम्स ऑफ के, M को बोल सकते हैं B टाइम्स ऑफ के, एंड N को क्या बोल सकते हैं, C टाइम्स ऑफ के। K निकालने के लिए तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है 1, तो K का वैल्यू आपके पास एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये चीज समझ में आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन समझ में आया, ये प्रोपोर्शनल होते हैं ये भी समझ में आया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर ये चीज तुम समझ पा रहे हो, ये रहा, करो भाई इसका सवाल। क्या बोल रखा है भाई, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, आप इसकी डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसके स्क्वायर का सम निकाल दोगे, उसका रूट निकाल लेना, इससे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखना चाहूं ना, डायरेक्ट लिख सकता हूं -18i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप, ये मेरे लाइन की डायरेक्शन होगी। अब बच्चों इससे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी √18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, -4 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, ये कितना हो जाएगा, √324 प्लस 144 प्लस कितना हो गया 16। बच्चों ये आप इजीली निकाल सकते हो क्या, आ जाएगा ना, 484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 484। सही आ रहा है ना भाई, इसको इसमें ऐड किया 160, इसमें ऐड किया 484, किसका होता है 22 का। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कितना आ गया 22, और अगर ये 22 आ गया तो अगर मैं L निकालना चाहता हूं कितना आ जाएगा, -18/22, और इसको -9/11 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली M निकालना है, 12 अपॉन कितना आ गया 22 विच इज इक्वल टू 6/11, और अगर N निकालना है तो -4/22 एंड विच इज इक्वल टू -2/11। क्या ये इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन हो। लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। चलें आगे चलते हैं। अगला ये रहा, अगर 2 पॉइंट्स दे रखें, आप डायरेक्शन रेशियोज बता दो और डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। चलिए पहले थोड़ा सा इसका फिगर बना लें आप, और यहां पे आप पॉइंट्स लिख लें। पहला पॉइंट हो गया 2, -4, 5, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0, 1, -1। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। क्या होते हैं भाई, A, B और C। ये होता है x2 - x1, ये होता है आपके पास y2 - y1, और ये होता है z2 - z1। अगर बच्चों मैं इसको बोल दूं x1 y1 z1, और इसको मैंने क्या बोल दिया x2 y2 और z2, निकाल लो जल्दी से बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2। ये बताओ भाई कितना हो जाएगा, 1 -4 विच इज इक्वल टू 5, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -1 - 5 विच इज इक्वल टू -6। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं मेरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो आप बोलोगे सर -2, 5, -6। अब बात आती है सर इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो भाई क्या करोगे, L निकाल लोगे। L किसके बराबर होगा, है ना भाई, ये डायरेक्शंस पता चल गए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, √-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 25 प्लस कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगा √60, है ना। सही है, डिवाइड कर दो, L आ जाएगा -2/√65, और M कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/√65, और N भी निकाल सकते हो वैसे, कितना हो जाएगा -6/√65। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है, क्या ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है, इजीली अब बन जाएंगे सवाल। लिख लो, इसे लिख लो, 2 नंबर में इसके आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो देख लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस करो डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं, उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होता है कि L² + M² + N² का वैल्यू कितना होता है 1। क्लियर है क्या, चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे प्रूव करना है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। एक तरीका कल भी बताया था, एक और ये वाला तरीका बहुत सही है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये मेरे पास 3 पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया ए, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट हो गया बी, और ये मेरे पास तीसरा पॉइंट हो गया विच इज सी। बच्चों ए पॉइंट को मैंने मान लिया, ये पॉइंट है x1, y1, z1। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x2, y2, z2, और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया x3, y3, z। ध्यान से सुन, मुझे प्रूव करना है कि भाई ABC क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब कैसे करें, ध्यान से सुनना। आप क्या करो, आप निकाल दो डायरेक्शन, किसकी, डायरेक्शन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन की, AB लाइन की। किसकी डायरेक्शन निकाल दो, AB लाइन की, ठीक है। ये AB पॉइंट से बनने वाली एक लाइन होगी, उसकी डायरेक्शन निकाल दो, और दूसरी डायरेक्शन निकाल लो बच्चों, किसकी डायरेक्शन निकाल लो, किसी भी जो तुम्हारा मन है, BC की निकाल लो, डायरेक्शन ऑफ लाइन BC, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा सर AC में क्या बुराई है, वो निकाल लो, हाँ वो भी निकाल सकते हो, है ना। यहां पे डायरेक्शन ऑफ लाइन AC, है ना भाई। आप कोई भी दो निकाल लो, कोई भी दो निकालने पे अगर वो डायरेक्शन बच्चों प्रोपोर्शनल आ जाए, क्या बोला, वो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल आ जाए, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। क्यों, उसका रीजन सुनो, मुझे ये बताओ, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसकी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है, तो वो लाइन ये हो गई। तो भाई ये तो तभी हो सकता है ना जब भाई AB लाइन है और BC लाइन इसके प्रोपोर्शनल डायरेक्शन है। इसका मतलब AB की डायरेक्शन ये है और BC की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, यानी ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होने ही चाहिए, है ना। जैसे ये AB है और ये BC है, तो भाई ये दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक अगर लाइन ये है और अगर इसकी BC की डायरेक्शन भी सेम है तो वो ऐसी जाएगी, तो ये तीनों एक ही लाइन में तो हो जाएंगे बच्चों, यानी ये कोलिनियर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये क्लियर है आपको? लिख लो इसे लिख लो। तो भाई अगर ये तीनों निकालने पे इफ डायरेक्शन ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, है ना भाई, इक्वल हो ना हो, प्रोपोर्शनल जरूर हो, ठीक है। इक्वल से मतलब नहीं होता है, प्रोपोर्शनल से होना चाहिए, क्योंकि कॉमन निकाल के वो डायरेक्शन आपकी वो बन जाती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और दूसरी बोल दिया 2I कैप है प्लस 4J कैप है प्लस 6K कैप है, तो बच्चों ये डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है। देखो 2 कॉमन निकालोगे सेम डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है क्या? क्योंकि इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, सेम है। निकाल के देखना, दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस सेम है। इसका मतलब अगर मैंने बोल दिया कि अगर डायरेक्शन ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, क्या बोल दिया, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल, तो अपन बोल देंगे पॉइंट्स ABC क्या हो जाएंगे, देन पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन में ये हो जाएंगे। लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। चलें आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ध्यान से सुनना, शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया ये पॉइंट है भाई A, ये पॉइंट है अपने पास B, और ये पॉइंट है C। सबसे पहले मैं डायरेक्शन निकालूंगा, किसकी भाई, डायरेक्शन ऑफ AB। किसकी डायरेक्शन निकाल दी, AB, और फिर अपन डायरेक्शन निकालेंगे किसकी, डायरेक्शन ऑफ BC या फिर AC, जो भी आपका मन है। देखो AB की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 करके, तो ये कितना आ जाएगा, -3। कितना आ गया भाई, -3, है ना, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो -3I कैप, फिर दिस माइनस दिस किया तो -5J कैप, और फिर दिस माइनस दिस किया तो -3K कैप, ये आ गया। अब बात करते हैं BC की, तो भाई C माइनस B किया तो ये आपके पास कितना आ गया, 6I कैप प्लस 10J कैप प्लस 6K कैप। अब भाई ध्यान से देखना, अच्छा मैं साथ के साथ AC भी निकाल देता हूं, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां पे निकालने की, पर अपन यहाँ पे आपके लिए संतुष्टि के लिए निकाल लेते हैं डायरेक्शन ऑफ AC। ध्यान से सुनना, AC की डायरेक्शन क्या होगी, C माइनस A करके, ये हो जाएगा 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 3K कैप। देख अब भाई ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों की डायरेक्शंस देखता हूं, कैसी भाई, दिस अपॉन दिस किया यानी -3/6 किया, तो भाई ये -5/10 किया, और यहां से आपने किया -3/6,
तो भाई -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल। और अगर किसी को इसमें डाउट है वो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल ले, इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ले, ठीक है। नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन अगर ऐसी है तो आपने पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव है ना, डायरेक्शन से मतलब सिर्फ रिवर्स होगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगी वो भी कोलिनियर, है ना, क्योंकि देखो एक डायरेक्शन ऐसी है, एक डायरेक्शन ऐसी है तो कोलिनियर ही, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या पता चल गया कि अगर ये पॉइंट्स मतलब इसकी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है तो ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। जैसे ये वाला, इन दोनों का निकालो, 6/3 है ना, इसका निकाला 10/5 इज इक्वल टू 6/3, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, और इस तरीके से आपने बोल दिया सर इसकी डायरेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है, और अगर ये प्रोपोर्शनल है मतलब ये जो लाइन है ए बी लाइन अगर ये है तो बी सी लाइन ये बनेगी, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। इस तरीके से भी आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। इसे लिख लो, इसे लिख लो जल्दी से। समझ में आया, ये क्लियर है? अरे ऐसा तो नहीं ना, बोर हो रहा है नहीं ना, चलें आगे। चलिए, हाउ इज द जोश, जोश पूरा रखना है ना, मस्त मजेदार, एक अच्छा टॉपिक है यार, मेरे हिसाब से बहुत प्यारा टॉपिक है। अब ध्यान से सुनो, देखो डायरेक्शंस की अपन ने बात कर दी, अब बात करेंगे लाइन की। किसकी बात करेंगे, लाइन की। देखो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, बस। अगर मैंने बोला ये मेरी लाइन है, ये मेरी क्या है बच्चों, लाइन, और ये कौन से पॉइंट से पास होती है, x1, y1, z1 से, इससे पास होती है। और मैंने बोल दिया कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। आप भाई मुझे ये लाइन जो है ना इसकी इक्वेशन बता दो। तो देखो इसकी इक्वेशन 2 तरीके से तुम लिख सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा तरीका होता है वेक्टर फॉर्म। लिख लो, ये पहला फॉर्म है कार्टेशियन और दूसरा होता है वेक्टर। देखो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करते हैं, एक्स वाई जेड में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, देखो यहां पे x1 y1 z1 से पास हो रही है, तो यहां पे आप लिख दीजिए x माइनस x1, यहां पे लिख दीजिए y माइनस y1, और यहां आप क्या लिख दीजिए z माइनस z1, और नीचे क्या लिख दीजिए इसकी डायरेक्शन विच इज a b और c। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इस पॉइंट को मैंने a बोल दिया, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू पॉइंट A in direction of इसको बोल दिया R वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। क्लियर है क्या कि भाई अगर इस पॉइंट से पास हो रही है और इस डायरेक्शन में है तो आपने क्या लिखा है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे क्या होते हैं, इसकी डायरेक्शन आती है। बस ये चीज याद रखो। और अगर वही वेक्टर फॉर्म बोले तो बच्चों इसको एक काम करो, p वेक्टर बोल दो, इसको क्या बोल दो, p वेक्टर। ठीक है, तो देखना भाई अगर मैं वेक्टर फॉर्म में मांगू तुमसे तो सीधे सीधे लिख दो, r वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे भाई, इसको अपन ने बोल दिया, इसको अपन ने बोल दिया कुछ बोल दो यार, s या कुछ बोल दो, x1 y1 z1 है ना, तो क्या बोलोगे, कोई पॉइंट बता दो, कोई वेक्टर बता दो, है ना, मतलब इसको बोल दो यार q बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, q। तो ये हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू q वेक्टर जिससे पास हो रही है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर। तो बच्चों ये तो वो फिक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या हो गया, अगर मैं q वेक्टर बोलूं, इसका पोजीशन वेक्टर बोल लो भाई, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, याद है ना पोजीशन वेक्टर लिखा था, और p वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो गई। यानी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखो दोनों इंटर रिलेटेड है ना, दोनों में कोई चेंज नहीं है। जैसे r वेक्टर को अपन ने क्या बोल दिया, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z की कैप। ध्यान से सुनना, q वेक्टर क्या है लिख दो भाई, ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और प्लस लैम्डा। p वेक्टर क्या था, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। देखो दोनों इंटर रिलेटेड है, वो बता रहा हूं मैं कैसे। इससे आप ये भी ला सकते हो, इससे आप ये भी ला सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर x, और उधर कितना है, तो एक तो x1 है और एक लैम्डा है, x1 प्लस लैम्डा a, तो इसको इधर लाओ और a को नीचे लाओ, तो x माइनस x1 अपॉन a, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा। सिमिलरली y के लिए आप बोलोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, तो यहां से y माइनस y1 अपॉन b, ये भी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा। सिमिलरली z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c, तो यहां से z माइनस z1 अपॉन c, ये भी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा। और तीनों अगर लैम्डा है तो तीनों इक्वल होंगे और यहां से ये लाइन आ जाएगी।
इसका मतलब अगर मुझे पॉइंट पता है और अगर मुझे डायरेक्शन पता है, मैं डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे वो वेक्टर फॉर्म है, आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। क्या ये बात तुम्हें समझ में? अच्छा, अगर 2 पॉइंट दे रखे हो तो क्या करोगे? अरे तो एक पॉइंट ले लेना और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंगल दे रखा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। L क्या हो जाता है? cos अल्फा, m हो जाता है cos बीटा और cos गामा, तो यहाँ cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हो। इसे लिख लो, इसे लिख लो, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाना बहुत आसान है, आपको मैंने बता दिया कैसे लाना है। अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो देखो, सबसे पहले आर वेक्टर लिखो इज इक्वल्स टू, यहां पे वो पॉइंट लिख दो, तो इसका पॉइंट है x1 y1 z1, तो यहां पे पॉइंट लिख दिया, प्लस लैम्डा इसकी डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन होती है और ऊपर पॉइंट होता है। क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गया, वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है, कि आपको वो लाइन लिखनी है जो एक पॉइंट से पास होती है और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ठीक है। वही चीज है कि भाई ये किससे पास हो रही है? इस पॉइंट से x1 y1 और z1, और किसके पैरेलल है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसकी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगी लाइन? जल्दी से अब तुम बिना सोचे समझे बोल दो, क्या ये लाइन की इक्वेशन ऐसा लिख सकते हो? x - x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन सी। और अगर वहीं पे मैं आपसे बोलूं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप बोल दोगे सर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 क्या आ जाएगा भाई? j कैप प्लस z1 कितना आ जाएगा? k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c कितना आ जाएगा? k कैप। और इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो i j k के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, और इसको इसमें लाना है तो कैसे करोगे भाई? पहले पॉइंट लिख लो x1 y1 z1 प्लस लैम्डा, नीचे इसकी डायरेक्शन लिख दो। क्लियर है क्या? लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। समझ में आया? तो वेक्टर इक्वेशन भी बता दी अपन ने, ठीक है, कि भाई अगर मैंने बोला ये लाइन है, ये किस से पास होती है? ए से, और इसकी डायरेक्शन है पी, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा? क्लियर है? चले आगे चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म भी आपको सिखा दिए। अगर x1 y1 z1 से पास होती है और इसकी डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस हो तो और भी बढ़िया, यहाँ पे नीचे डायरेक्शन कोसाइंस लिख देना, ठीक है। क्या हो जाएगी वो इक्वेशन? हो जाएगी x - x1 अपॉन l इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन m। ये हो जाएगी अगर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उसकी जगह ए बी सी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल है वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये करो, जल्दी से करो। दोनों इक्वेशन लिखनी है आपको, एक नहीं दोनों लिखना, एक साथ लिखना। पहला क्या बोला है? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है? 1, 2, 3। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। इस पॉइंट से आपका पास हो रहा है 1, 2, 3, और इसकी डायरेक्शन किसके पैरेलल? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। सबसे पहले अपन लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन। लिखें भाई, जल्दी से लिखें सब लोग, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लिखें। इसका आंसर मेरे हिसाब से आएगा x - 1 y - 2 इज इक्वल टू z - 3, और नीचे कितना आएगा बताएं भाई? नीचे आ जाएगा 3, 2 एंड -2। हो गया? और अगर वहीं मैं बोलूं इसकी वेक्टर फॉर्म बता दो, क्या बता दो भाई? वेक्टर फॉर्म। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, जल्दी से बताएं यहां क्या आएगा? इसकी डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना हो जाएगा? 2 कैप। और इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर इसमें आप i j के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, और अगर इससे आप इसको लैम्डा मान लो, तो लैम्डा मानोगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा। ऐसे भी कर सकते हो। चले अगला क्या बोल रखा है? इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड दैट पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर दे रखे और डायरेक्शन दे रखे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा, उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे, तो ऐसा नहीं तुम घबरा जाओ सर वेक्टर है ये, तो ये पॉइंट क्या? अरे मैंने क्या बताया था, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? ओपी कैप, है ना, ओपी वेक्टर से। मतलब अगर मैं ये पॉइंट लिखना चाहता हूं क्या हो जाएगा? 2, है ना भाई, इसको लिखने का तरीका यही तो है 2, -1,
वेक्टर दो चीजें बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी बताता है। तो पॉइंट यहां से अपन ने निकाल लिया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी पता है। जल्दी से हर एक बच्चे से गुजारिश है, जल्दी से अपना इक्वेशन लिख दो। सबसे पहले कार्टेशियन, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन? कार्टेशियन। बताएं भाई, क्या ये इक्वेशन आपने यही लिखी है? यहां पे y+1 आ गया और यहां कितना आ गया? z-4 और नीचे कितना आएगा? इसकी डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 1 2 और -1। और वहीं अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहता हूं, वेक्टर फॉर्म बताइए भाई, x या फिर r वेक्टर लिख दें। r वेक्टर इज इक्वल टू, भाई पॉइंट बताएं, ये आ जाएगा आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और साथ में प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इसकी डायरेक्शन i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। और इस तरीके से आप बिल्कुल लिख सकते हो। लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं डालूंगा, अब आप ही लिख लीजिए। कैसे लिखोगे भाई? ये पॉइंट हो गया पहला और ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया। ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और z1 और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 और z। अब इन दोनों में से आपका जो मन पसंदीदा पॉइंट है वो उठा लो और इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1। और नीचे बच्चों मैंने लिख दिया A, B और C। अब आप बोलोगे सर ABC तो दे ही नहीं रखे। अरे तो मैंने बताया था अगर 2 पॉइंट हो तो ABC कैसे निकाला जाता है? x2 माइनस x1 से। B क्या हो जाता है? y2 माइनस y1 और C किसके इक्वल हो जाता है बच्चों? z2 माइनस z1। इस तरीके से आप ABC निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो इसकी बजाय क्या लिख सकता था भाई? ये ABC हटा के आप सीधे सीधे लिख सकते थे नीचे x2 माइनस x1, यहां लिख देते y2 माइनस y1 और इसकी जगह लिख देते z2 माइनस z1 और ये क्या हो जाती? ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती जो इन दोनों पॉइंट से पास होता है। अच्छा, अगर मैं इसमें वेक्टर फॉर्म बोलूं तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? देखना भाई, r वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा xi कैप x1i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये तो ये पॉइंट हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन ABC बोल देते हैं तो ai कैप प्लस b j कैप प्लस c कितना हो जाएगा बच्चों? k कैप। तो ABC की जगह लिख देना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? चीजें याद करने की जरूरत पड़ी है? बता दो, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि ये टॉपिक यार बहुत बहुत ही अच्छा है। मतलब इसको तुम समझो ना तो चीजों में मजा आने लगता है और अगर वहीं रटने की कोशिश करोगे तो फिर तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0,0 है ना भाई? एक पॉइंट तो ये हो गया एंड दूसरा पॉइंट हो गया 5, -2, भाई इसकी इक्वेशन लिखनी है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। कौन सा फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। ये फॉर्म हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 और नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 0। यानी अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z अपॉन। क्लियर है क्या? अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने ऊपर 0 0 0 लिखा है, ये भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, सेम ही इक्वेशन आती, कोई फर्क नहीं आता। उसमें ये चेंज होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लैम्डा जो होता है ना वो कंपनसेट कर देता है। और वहीं अगर मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो भाई r वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, भाई जल्दी से बताइए यहाँ क्या आएगा? दिस माइनस दिस विच इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना आ जाएगा? 3k कैप। और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको भी लिख सकते थे। लिख लो यार। तो क्या ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही है? लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे? लिख लोगे। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये रहा द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दे रखा है। जल्दी से निकालें, जल्दी से निकालें। एक एक बच्चे से गुजारिश है भाई कॉपी पेन उठाएं और इसको सॉल्व करें। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा बच्चों z माइनस 2। क्या ये बात समझ पा रहे हो? नीचे इसकी डायरेक्शन बोलो, दिस माइनस दिस विच इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 3 और इसको लैम्डा के इक्वल बोलो, इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये क्या हो जाएगी? कार्टेशियन। अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर 3 कॉमन निकाल के कैंसिल भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते हो, है ना, पर तीनों में से कॉमन आना चाहिए। 3 3 3 ऊपर से नहीं नीचे से, है ना।
चलिए अच्छा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखना है तो भाई आर वेक्टर इज इक्वल, इससे लिखो, इससे लिखो डायरेक्ट। कैसे लिखोगे? ये आ जाएगा -1, है ना। देखो इसका नेगेटिव कितना हो गया? -1, x माइनस x1 होता था तो -1 i कैप, फिर प्लस j कैप, और कितना आ जाएगा? +2k कैप प्लस लैम्डा, और नीचे कितना है भाई? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये आपकी क्या हो जाएगी? वेक्टर इक्वेशन। क्या ये लिख पा रहे हो? चलें आगे, बहुत ही बढ़िया, लिखते हैं आगे। आगे बोलते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल। किसकी बात करेंगे? दो लाइंस के बीच में एंगल की। इसे लिख लीजिए, पहले टॉपिक का नाम डालिए जल्दी से। तो भाई बात करें एंगल बिटवीन टू लाइंस की। देखें भाई, देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बोलूं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकाले? अगर एंगल थीटा है तो आपने सीखा था, अगर मानो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो आप कॉस थीटा निकालते थे। कॉस थीटा क्या होता था? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये याद है फॉर्मूला? और अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है ना तो फिर लाइन का एंगल भी अब तुम इसी तरीके से निकाल लेना। कैसे? ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना भाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपके पास क्या है? आपके पास है दो लाइंस। ये पहली लाइन होगी और मानो ये दूसरी लाइन, ये क्या है? दूसरी लाइन। मानो इस लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। क्या है? पी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर। और बच्चों ये वाली लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये पी पॉइंट से पास हो रहा है और ए की डायरेक्शन में है, और ये क्यू पॉइंट से पास हो रहा है और बी की डायरेक्शन में। अब बात आती है सर इनका एंगल निकाले तो निकाले कैसे? हमने तो एंगल ऑफ लाइन सीखा ही नहीं। तो बच्चों वेक्टर्स का एंगल तो सीखा था तुमने। तो देखो लाइन का एंगल निकालने का मतलब है इनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालना। क्या बोला मैंने? दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या होता है? उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल निकाल लेना। और अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन है ए और इसकी डायरेक्शन क्या है? बी। तो और अगर मैं बोलता हूं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो बच्चों कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरीके से आप कॉस थीटा निकालोगे और उससे फिर क्या निकाल लोगे? थीटा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया सर लाइन दे रखी है मतलब मुझे उस लाइन से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? उसकी डायरेक्शन से मतलब है। और जैसे ही मैं डायरेक्शन देखूंगा उन दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालना मैंने सीखा है, वो डायरेक्शन निकालूंगा, थीटा निकल जाएगा और मेरा एंगल भी निकल जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल एंगल निकाल सकते हो। ये बात आती है सर ये तो आपने वेक्टर फॉर्म में बता दिया, स्केलर फॉर्म अगर मैं बात करूं कि कार्टेशियन फॉर्म में है तो वो कैसे लिखे? तो बच्चों उसमें भी तो कुछ नहीं करना, उसमें तुम्हें डायरेक्शन पता ही है। जैसे अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में ये बन गया है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन b1 और b2 थी तो आपने बोल दिया सर cos थीटा का फॉर्मूला ये लगाइए और आपका थीटा निकल जाएगा। पर वहीं पे अगर आप बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, मानिए ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है a1 b1 और c1, और इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? a2 b2 और c2। और अगर मैं बात करूं मेरे पास ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, तो भाई इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? cos थीटा। भाई ये इसका डायरेक्शन लिख दो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरी डायरेक्शन क्या है? a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस कितना है बच्चों? c2 k कैप। और अब दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। जैसे ये सवाल है आपके पास, भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें डायरेक्शन कौन सी है, ये या फिर ये? तो आप बोलोगे सर ये है इसकी डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन तो मुझे यहां से पता चल गई और दूसरी डायरेक्शन कहां से निकल जाएगी? इससे। भाई cos थीटा का फॉर्मूला आप सीधे सीधे यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू, बताइए भाई 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया बच्चों? 2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 36, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 4 प्लस 4। तो भाई ये निकाल लें, cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 15 और 4 19, 19 अपॉन, ध्यान से देखना 49 का 7 और इसका 9 का 3। तो cos थीटा का फॉर्मूला आ गया, cos थीटा का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 21। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? cos इनवर्स 19 अपॉन 21, और ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या ये अब टॉपिक आपको समझ में आया? क्लियर है? लिख लो, इसे लिख लो जल्दी से। चले आगे चलते हैं। ये रहा, करें भाई
कैसे करोगे बताओ, पहले डायरेक्शंस बताओ, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे ये बच्चों। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो एक्स वाई जेड है ना, इसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना है करो, पहले 1 बनाओ। क्लियर है क्या? जैसे अगर मैं बात करूं इन तीनों का 1 है तो इसकी डायरेक्शन बताइए भाई। अगर मैं b1 वेक्टर की बात करूं वो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 3k कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर की बात करें बच्चों, ये कितना आ जाएगा, माइनस i कैप प्लस 8j कैप और प्लस कितना आ जाएगा, 4k कैप। अब भाई cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, b1 डॉट b2 माइनस 2 प्लस 40 माइनस 12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 25 प्लस 9 और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, 32 प्लस 32 तो 8 8 64 होता है ना, कितना होता है 64 होता है। इसका कितना होता है 16 और इसका कितना हो जाएगा 1। क्या इसको तुम सॉल्व कर लोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई इसका वैल्यू कितना आ रहा है। सॉल्व करके cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, फिर उससे अपन थीटा भी निकालेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। निकाल लिया? चले आगे चलते हैं। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन दिस। और पैरेलल कब होगी? देखो ये थोड़ा सा सही कर लो, इसे थोड़ा सा सही कर लो, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे, एक सेकेंड, ओके राइट लगाओ। हाँ 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 हाँ, अब आया ना? नहीं आया क्या? एक सेकेंड रुकना बस, कुछ लफड़ा हो गया क्या? हाँ आ गया। देखें भाई, मैंने बोला कि 2 लाइंस जो है देखो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। क्या क्या बोला कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। तो बात आती है सर कब होती है ना भाई, लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी और पैरेलल कब होगी? तो देखें भाई, बात आती है अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पे cos थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और cos थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 क्या 0 होता है क्या? और अगर ये 0 होता है इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो यहां से मेरे पास जो फॉर्मूला है डायरेक्ट बनता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला ये बन जाएगा कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। और यहीं पे ये फॉर्मूला बन गया। जैसे इसका एक सवाल, ये फेमस सवाल है, देखें क्या बोल रहे हैं, P का वो वैल्यू बता दो कि ये राइट एंगल है। अब बच्चा गलती क्या करेगा, वो बोलेगा भाई लिखाओ जल्दी से डायरेक्शन, ये 3 2p2, क्या ये है क्या डायरेक्शन? नहीं, अरे ये डायरेक्शन नहीं है। यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। मैंने क्या बोला था, क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो भाई इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, x -1 अपॉन -3, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, y -2 अपॉन 2p/7, और बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा, z -3 अपॉन 2। अब इसकी डायरेक्शन आपके पास आ गई। सिमिलरली आपको इसके लिए बनाने के लिए बोलेंगे x -1 अपॉन -3p/7, और साथ में आ जाएगा y -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z -6 अपॉन कितना आ जाएगा, -5। अब बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करोगे, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट कर दो। इसका डॉट इसके साथ कितना आ जाएगा भाई, -3 मल्टीप्लाई -3p/7 प्लस b1 b2 विच इज इक्वल्स टू 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 और इज इक्वल्स, सही है ना? क्या सही है क्या? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, वैसे मुझे सही लग रहा है। ठीक है, मतलब मकसद क्या है, यहां पे पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाना, तभी डायरेक्शन निकलती है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। ये बोलता है शो दैट, अगर इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन रही है और इन दोनों पॉइंट से लाइन बन रही है तो आपको बताना है ये क्या है, पैरेलल। अब मुझे बताओ, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, आपको पैरेलल प्रूव करनी है। इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको भाई C बोल देते हैं और इसको D बोलते हैं। कैसे पैरेलल प्रूव करोगे? क्या आप इसकी डायरेक्शंस निकाल लोगे, और दोनों की डायरेक्शन अगर प्रोपोर्शनल होगी तो आप क्या बोल दोगे, ये पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। भाई A1 की बात करें तो क्या आएगा, x2 - x1 विच इज इक्वल टू -2। B1 किसके इक्वल आ जाएगा, B1 आ जाएगा भाई -4, और C1 किसके इक्वल आ जाएगा, -4। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं क्या, -2i कैप -4j कैप -4k कैप। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की।
बच्चों इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे, दिस माइनस दिस विच इज इक्वल टू 2i कैप और साथ में प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। अब भाई ये दोनों प्रोपोर्शनल है क्या, तो भाई आप क्या चेक करोगे कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये है भी या फिर नहीं है। तो भाई बताएं भाई वहां से -2 इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू -4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। भाई इसको डिवाइड करके ये वैल्यू -1 आ रही है और तीनों अगर बराबर है तो ये दोनों डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, क्लियर है? लिख लो इसे लिख लो। चलते हैं आगे बात करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, मतलब डायरेक्शन रेशियोज इसके प्रोपोर्शनल है और अगर प्रोपोर्शनल है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसकी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं 4i कैप -3j कैप और साथ में +5k कैप और दूसरी डायरेक्शन आपको पता चल गई ये वाली 3i कैप +4j कैप और +5k कैप। भाई बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा का। अब बच्चे बोल रहे हैं सर प्रोपोर्शनल है तो आप 4k -3k और 5k मतलब लैम्डा में ले लो, 4 लैम्डा माइनस, हाँ वैसे भी करो तो लैम्डा और म्यू कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखें भाई यहां से डायरेक्शन से निकाला तो कितना आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करके 12 -12 प्लस 25 अपॉन किसका मैग्नीट्यूड, इसका कितना आ जाएगा √16 प्लस 9 प्लस 25 और उसका कितना आ जाएगा सेम वही 9 प्लस 16 प्लस 25। तो भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से आ गया 25 अपॉन भाई कितना हो जाएगा 25 और 25 50, कितना हो गया 50। तो यहां से cos थीटा बच्चों 1/2 आ गया, यानी थीटा कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्या इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकाल सकते हो इजीली। सेम अगर मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया तो भी मेरे से हो जाएगा क्योंकि मेरे को वेक्टर का फॉर्मूला पता है और मैंने समझ लिया। क्लियर है क्या? चलें आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, देखें दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं इजीली, ये वाला पॉइंट। अब बच्चों ये निकालते कैसे, तो बच्चों एक काम सुनना, मैंने क्या बोला, ये लाइन है मेरे पास x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, इसको लैम्डा मान लेना। अब अगर तुमने लैम्डा मानना है तो यहां से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो x1 प्लस a1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, सिमिलरली y1 प्लस b1 टाइम्स ऑफ लैम्डा एंड z1 प्लस c1 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट बोल देते हैं, ये इस लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, दूसरी लाइन अज्यूम कर ली x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2 और इसको बोल दिया भाई म्यू है। अगर ये म्यू है तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो x2 प्लस a2 टाइम्स ऑफ म्यू, साथ में y2 प्लस b2 टाइम्स ऑफ म्यू और z2 प्लस c2 टाइम्स ऑफ म्यू। अब भाई मुझे ये बताओ, आपको इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब वो पॉइंट निकालना है जो दोनों लाइन के ऊपर लाई करे। कोई भी वेरिएबल पॉइंट इस लाइन के ऊपर इस फॉर्म का होगा, लैम्डा को चेंज करोगे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और यहां पे म्यू को चेंज करोगे पॉइंट चेंज हो जाएगा। पर मुझे ये बताओ आपको कौन सा पॉइंट निकालना था जो दोनों में कॉमन हो, मतलब एक वेरिएबल पॉइंट ये है, एक वेरिएबल पॉइंट ये है। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए सेम, तभी तो वो कॉमन पॉइंट निकलेगा। यानी आप क्या करोगे, इसको इसके इक्वल कर दोगे, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल, उससे आपके पास लैम्डा और म्यू निकल जाएगा। लैम्डा का वैल्यू इसके अंदर रखोगे वो पॉइंट निकल जाएगा, म्यू का वैल्यू रखोगे वो सेम पॉइंट निकल जाएगा। इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। जैसे ये रहा कि भाई आपको प्रूव करना है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, वो भी प्रूव हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है मतलब वो दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट करें, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो भाई इसको पहले अपन क्या करेंगे, है ना, ध्यान से सुनना। या तो तुम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो और नहीं करना चाहते कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे यहां से बताओ पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 1 प्लस लैम्डा 3 कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, सही बात है क्या, बताओ। इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट यहां पे कितना आएगा, कॉमा 1 माइनस लैम्डा और इससे आ जाएगा भाई -1 और सिमिलरली इसका पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 म्यू, साथ में 0 और जे तो है ही नहीं और k कितना 0 लिख दो और k कितना आ जाएगा -1 प्लस 3 ऐसा। अब भाई मुझे ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल कर दोगे क्या,
और जैसे इक्वल करोगे यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो भाई 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + 2 में, और क्या करोगे, इसको उसके बराबर किया, 1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, और तीसरा -1 इज इक्वल टू -1 + 3। यहां से लैम्डा का वैल्यू आ गया 1 और म्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0। अब बच्चों ये लैम्डा और म्यू इसमें सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। लैम्डा को रख दो 1, तो भाई 4 इज इक्वल टू 4 + 2 टाइम्स ऑफ 0, क्या 4 इज इक्वल टू 4 होता है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालोगे, लैम्डा का वैल्यू 1 रख दो बच्चों इसके अंदर, जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 रखा, यह आ जाएगा 4, 0, -1 विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये समझ में आया कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे, लिख लो इसे लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, शो दैट दिस लाइंस इंटरसेक्ट, और वापिस से वही, ठीक है, तो वही सेम चीज करनी है। अब देखो वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, तो या तो तुम चाहते तो उसको कार्टेशियन में चेंज करके फिर करते, पर तुमने डायरेक्ट ही एज्यूम कर लिए। अब यहां पे एक को लैम्डा मान लो, इसको क्या करो बच्चों, लैम्डा मान लो, और इसको क्या मान लो, म्यू मान लो। करो भाई, पॉइंट निकालो, इसका पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, 3 लैम्डा -1, 5 लैम्डा -3 एंड 7 लैम्डा -5, और ये किसके बराबर करोगे, इससे पॉइंट आ जाएगा म्यू +2, 3 म्यू +4 एंड 5 म्यू +6। भाई दोनों को कंपेयर कर लें जल्दी से, इसका कंपैरिजन उसके साथ कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू म्यू +2, तो यहां से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा -3। सिमिलरली आपने इसको इससे कंपेयर किया, तो 5 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 3 म्यू +4, और सेम 7 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 5 म्यू +6। अब एक काम कीजिए, आप यहां से म्यू का वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा -3 इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू इसके अंदर रखा बच्चों, ये बन जाएगा 9 लैम्डा -9 +4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, इधर लाए और इसको इधर लाए, है ना, कितना 5 है, इधर लाए तो कितना हो जाएगा, देखो -5 है, इधर लाए तो 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा आ जाएगा 1/2। लैम्डा को रखिए, म्यू आ जाएगा यहां से -3/2। रख के देखिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 7/2 -5 यानी -3/2, सही बात है, और उसमें रखा 6 दूनी 12, 15, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करोगे, लैम्डा का वैल्यू 1/2 रख दो, वो पॉइंट निकल जाएगा। रख के देखें भाई, ये बन जाएगा 3/2 यानी 1/2, है ना, इसमें रखा तो -1/2, और इसमें रखा तो कितना आ जाएगा, -3/2। किसी को डाउट है वो इसको इसमें रख के देख ले, सेम वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। सही आ रहा है ना, इस तरीके से। चलें आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। 2 लाइन्स है, क्या है, 2 लाइन्स। अगर मैं 2D में बात करूं तो 2 तरीके की हो सकती है, पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। कौन सी हो सकती है, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। पर 3D में एक और स्पेशल टाइप की लाइन आती है, वो होती है स्क्यू लाइन्स। देखो पैरेलल लाइन्स कौन होती है, जिनकी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होती है ना, ये ऐसी लाइन्स, ठीक है। तो पैरेलल तो आप देखते ही पता कर लोगे। इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हैं, जैसे अभी अपन ने निकाला। स्क्यू कौन सी होती है, जो पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलना चाहूं, तो तुमने कभी हवाई जहाज देखा, एरोप्लेन उड़ते हुए, देखो एक एरोप्लेन ऐसा जा रहा है और एक एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, और ना ही इंटरसेक्टिंग है। अरे इंटरसेक्ट थोड़ी ना करते हैं, तो मुझे बताओ ये दोनों का पाथ कौन सा हो गया, स्क्यू लाइंस। क्लियर है क्या, ये इस पाथ पे जा रहा है, ये इस पाथ पे, ना तो ये पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसी लाइंस को क्या बोला जाता है, स्क्यू लाइंस। क्लियर है। तो भाई अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 होती है, क्योंकि इंटरसेक्ट हो गई तो डिस्टेंस 0। पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस अभी अपन निकालना सीख जाएंगे, कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है। और एक होती है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, इसे बोलते हैं स्क्यू। इसे क्या बोला जाता है, स्क्यू लाइंस। क्लियर है क्या, देखना सुनना मेरी बात। स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, ये पहली लाइन हो गई आपकी और ये दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, A2 माइनस A1, मतलब ये वो दोनों पॉइंट का डिफरेंस है जहां से ये दोनों लाइंस पास हो रही है। ये A1 से पास हो रही है, A2 से, तो A2 माइनस A1 डॉट
b1 क्रॉस b2, क्रॉस किसका लेना है? डायरेक्शन का। इसका डायरेक्शन है b1, इसकी डायरेक्शन है b2 अपॉन इसकी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, क्रॉस का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप लगाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। एक और मेथड है, वो बहुत लेंदी है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं सिखाना चाहता और मैं चाहता भी नहीं हूं आप वो लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है और वो वहां पे तुम कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, ठीक है। मेथड है वो, पर उसको अपन बोर्ड्स में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जब जेईई की तैयारी करेंगे तो अपन बिल्कुल उसको यूज करेंगे। जैसे ये है, अब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है, कैसे करोगे? फॉर्मूला लिख लेना। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये फॉर्मूला होता है, मॉडुलस लगा दें a2 माइनस a1 डॉट विथ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है। बात करते हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये क्या है? b2। क्या आप b1 क्रॉस b2 निकाल सकते हैं? निकालिए। b1 क्रॉस b2 क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लीजिए i j के। बच्चों इसकी डायरेक्शन है 1 माइनस 1 1 और इसकी है 2 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा i माइनस 3 माइनस j, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 प्लस k, ये आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? अब बात आती है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन आ गई आपके पास माइनस 3i प्लस 3k। अच्छा, a2 माइनस a1 भी निकाल सकते हो क्या बच्चों? a2 ये रहा और a1 ये रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ के साथ कि भाई a2 माइनस a1 ये किसके इक्वल आ रहा है? दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा i कैप, है ना। दिस माइनस दिस यानी माइनस 3j कैप, और दिस माइनस दिस किया तो माइनस 2k कैप। ऐसा देख लो, i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप। अब फॉर्मूले में डालो, जैसे डालोगे शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डॉट दिस, मतलब इसका डॉट इसके साथ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 0 और माइनस 6 अपॉन किसका मैग्नीट्यूड? इसका। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9, ये हो जाएगा भाई 9 अपॉन इस 9 को बाहर निकाल दो 3 रूट 2, ये मॉडुलस ले लेना क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी? कैंसिल करके ये आ जाएगी 3 रूट 2 अपॉन 2, क्या आ जाएगी? 3 रूट 2 अपॉन 2। लिख लीजिए इस तरीके, बस सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब इसमें तुम्हें घबराना नहीं है कि सर आपने तो वेक्टर फॉर्म में सिखाया, ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गया, क्या करें? तो भाई वही चीज है भाई, ये पॉइंट आ गया, है ना। तो भाई अगर मैं बात करूं a1 की, तो a1 वेक्टर कितना आ जाएगा? माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और अगर मैं बात करूं b1 वेक्टर की, जो इसकी डायरेक्शन है विच इज 7i कैप माइनस 6j कैप और प्लस k कैप। यहां से बात करते हैं a2 वेक्टर की, ये क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस कितना हो जाएगा? 7k कैप। और वहीं b2 वेक्टर की बात करें, साथ में कितना आ जाएगा? i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना आ जाएगा? k कैप। फॉर्मूला लगा सकते, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, लगा के बता देना आंसर कितना आ रहा है। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। अब देखो ये अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसी इक्वेशन है, ये हमने तो देखी नहीं। अरे तो घबराना नहीं है, देखो इसमें वेरिएबल कौन है? टी, तो टी वाले टर्म्स अलग कर दो। इस लाइन को ऐसा लिख दो, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक तो आई कैप, यहां से आ जाएगा माइनस 2j कैप और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? 3k कैप प्लस टी के कोफिशिएंट बताओ भाई, माइनस आई कैप, है ना, और साथ में प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। क्या आप तुम्हें देखी लग रही है ये, है ना। और सिमिलरली यहां से ऐसा लिख सकते हो क्या? आर कैप इज इक्वल टू प्लस एस, ऐसा बताओ भाई क्या आएगा? आई कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। और सिमिलरली एस के कोफिशिएंट आ जाएंगे आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। इस तरीके से एक लाइन दूसरी लाइन, क्या दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बता दोगे? कमेंट बॉक्स फिर से तुम्हारा है, बताना भाई शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ रही। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब बात आती है सर वो तो स्क्यू लाइंस हो गई, अब पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होगी? तो देखो बच्चों, पैरेलल लाइन जो होगी उसकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है शॉर्टेज डिस्टेंस का। ये फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1, ठीक है ना, उसका क्रॉस लेना है आपको b वेक्टर के साथ। किसके साथ? b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, क्योंकि अब इन दोनों का क्रॉस तो जीरो हो जाएगा। अगर b1 क्रॉस b2 करोगे वो जीरो हो गया,
तो भाई क्रॉस कर ही नहीं सकते, तो तुम खुद ही दिमाग लगाओ, क्या करोगे, a2 माइनस a1 उसका क्या कर दोगे, क्रॉस ले लोगे b वेक्टर के साथ और अपॉन कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आपके पास। जैसे ये सवाल, अब आप देखोगे यहां पे डायरेक्शन है 2, 3 और 6, पर यहां कितनी है 4, 6 और 12, तो क्या 2 कॉमन निकाल के इसको ऐसा लिख सकते थे। भाई सबसे पहले तो मुझे a2 माइनस a1 बता दो, a2 माइनस a1 बताइए भाई क्या होगा, दिस माइनस दिस किया तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस और k कैप, ऐसा। अब b वेक्टर बता दो, b वेक्टर, तो तुम बोल रहे हो सर ये लिखो ये लिखो, सेम बात है, क्योंकि नीचे भी b है, अगर ऊपर देखो 2 का मल्टीपल है वो नीचे भी होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पहले ही तुम स्मॉल वाला ले लो, है ना। इसमें स्मॉल वाला कौन है, इसमें स्मॉल वाला है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 और इसका क्रॉस b वेक्टर के साथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाता है b। भाई इन दोनों का क्रॉस तुम लेना जानते हो क्या, लगा दो भाई, यहाँ पे आ जाएगा i j एंड k और इधर कितना आ जाएगा 2, 1 और -1, ये हो जाएगा 2, 3 एंड 6, लगाओ, ये आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, है ना। भाई ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेंगे, नीचे वाले का, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7 अपॉन, देखिए भाई यहाँ पे आ जाएगा i कैप का 6 और 3 9 यानी 9i कैप, है ना, माइनस जे के साथ 8 और 2 10, है ना, 10 आ गया ना, तो -10j कैप और k के साथ कितना आ रहा है 4 प्लस 4k कैप। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 100 प्लस 16 अपॉन कितना आ जाएगा 7, और इसको सॉल्व करके तुम इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है, निकाल लोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए बात करते हैं किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। इससे पहले हमारे वक्त पे 6 नंबर का एक सवाल आया करता था, है ना। देखो इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं, ये लाइन है, ये पॉइंट है ना। वो पूछ सकता है कि भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पहला वो ये पूछ सकता है जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा। तीसरा वो ये भी पूछ सकता है भाई इसका इमेज इस लाइन में क्या आएगा। ये 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं वो ध्यान देना, सुनना मेरी बात। मानिए आपको ये पॉइंट दे रखा है x1, y1, z, ये दे रखा है, और मुझे ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। लाइन की इक्वेशन मैंने एज्यूम कर लिया x माइनस कुछ मान लीजिए a1 इज इक्वल टू y माइनस a2 और यहां लिख दीजिए z माइनस a3 अपॉन यहां पे लिख दिया p1, q1 और r1, है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया है। या फिर एक काम कीजिए, इसको स्टैंडर्ड मान लीजिए, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये एक स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिए, क्या पॉइंट मान लिए, p, q, r। देखना भाई क्या करना है, उसका लॉजिक समझना। मुझे इसकी डायरेक्शन पता है, मुझे क्या पता है, इसकी डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट मेरे पास आ जाए तो भाई मेरा काम बन जाएगा। अब पॉइंट कैसे निकालें, तो भाई ये पॉइंट पता है तुम्हें ए, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया पी। इस पॉइंट को क्या मान लिया, पी। इसकी डायरेक्शन बोल दी भाई एन वेक्टर है, और एन वेक्टर इसकी डायरेक्शन अगर तुम बोलोगे तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी क्या आ जाएगा, के कैप। ध्यान से सुनना, क्या तुम इस लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट मान सकते हो, कैसे, इसको लैम्डा मान लो, और जैसे ही लैम्डा मानोगे यहां से x क्या आ जाएगा, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा। मैंने बोल दिया ये वाला पॉइंट क्या है भाई, p। ये वाला पॉइंट है अगर p, सुनना, फील लेना कि भाई अगर ये पॉइंट मैंने वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया और लैम्डा का वैल्यू मुझे अगर पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा जैसे इसमें पुट करूंगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब बात आती है सर लैम्डा निकालोगे कैसे, तो मुझे ये बताओ क्या AP जो है वो परपेंडिकुलर है क्या लाइन की, और अगर दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। तो क्या ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसकी डायरेक्शन दिस माइनस दिस करके निकाल सकते हो। इसकी डायरेक्शन पता है, क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लैम्डा निकाल सकते हो, और लैम्डा निकल गया तो ये पॉइंट निकल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा बात आती है सर इसके इमेज की, तो भाई मुझे ये बताओ, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, इसका भाई ये वाले पॉइंट को तुम अज्यूम कर लो, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या ये होगा क्या, है ना भाई। यही तो करते थे अपन बचपन से स्ट्रेट लाइन में कि भाई इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट है, तो इसको मैंने कुछ मान लिया,
इसको अगर मैं कुछ मान लूंगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, उससे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है क्या? अभी सवाल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, पर कंसेप्ट समझ में आया क्या? लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। क्या फील आई नहीं आई? हाँ फील आई ना? चलिए देखिए, जैसे ये लाइन है ना, देखना थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं। ये आ गया 0,2,3, इससे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां पे मैंने लैम्डा माना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। इसकी डायरेक्शन मुझे पता चल गई 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। भाई जल्दी से बताओ क्या करोगे? एपी का डॉट किसके साथ? लाइन के साथ, वो क्या कर दोगे? 0। एपी लिख सकते हो दिस माइनस दिस करके। बताओ भाई क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3i कैप, साथ में प्लस दिस माइनस दिस किया तो यह आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1j कैप, और प्लस कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 7k कैप। और इसका डॉट किसके साथ लेना है? इसका डॉट आपको लेना है डायरेक्शन विच इज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। भाई दोनों का डॉट ले लो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 5 इंटू दिस विच इज इक्वल्स टू 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो यार, कितना आ रहा है? 29 और 38 इज इक्वल्स टू 15, 17 इधर गए तो 38। लैम्डा कितना आ गया? 1। और लैम्डा अगर 1 इसके अंदर रखोगे ये पॉइंट आ जाएगा 2, है ना, 2 ही आएगा ना, 2, 3 और माइनस। अच्छा ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस बता दो कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 21। ये डिस्टेंस हो गई रूट 21। अच्छा मुझे ये बता दो, अब ध्यान से सुनना, एक और सवाल जो बनता है, ये पॉइंट पता है 0, 2, 3, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आपको पता है 2, 3 और -1, और मुझे इसका इमेज निकालना है। ये इसमें नहीं पूछा है, पर अगर पूछे तो भी अपन को आना चाहिए। इसको मैं मान लेता हूं कुछ a, b, c। मुझे बताओ इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट है, तो यहां से आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। ये आ जाएगा a/2 प्लस प्लस b प्लस 2/2 और साथ में आ जाएगा c प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर हो गया? ये पॉइंट विच इज इक्वल्स टू 2, 3, -1। क्या इससे तुम ABC नहीं निकाल सकते कंपेयर करके? और इस तरीके से तुम्हें बिना फॉर्मूला याद किए कंसेप्ट पता था, तो तुमने बस इतना सा कंसेप्ट है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। बाकी सवाल देख लो, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है। अगर मैक्सिमम मार्क्स में ये पूछना चाहे तो तुम ये कर सकते हो क्या? लिख लो। कहा था ना खूबसूरत चैप्टर है, वो ऐसे ही नहीं बोला था। बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट है, करके मजा आता है। अगली बात करते हैं प्लेन की। अगली बात क्या करेंगे? प्लेन। अब प्लेन क्या होता है सर? हम तो एरोप्लेन में बैठे हैं, क्या वही प्लेन है क्या? नहीं। ये बच्चों प्लेन किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन हो गया आपके लिए। ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। अच्छा सर अब प्लेन हो गया, लाइन हो गई, प्लेन हो गया, प्लेन की इक्वेशन लिखते कैसे है ना? प्लेन की इक्वेशन लिखते कैसे हैं? तो वही ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये मेरे पास एक प्लेन है, ये मेरे पास क्या है? एक प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको सीधे सीधे कुछ नहीं चाहिए, एक तो इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए। कौन सा वेक्टर चाहिए? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कौन होता है? जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बोल दिया मैंने एन वेक्टर। और एक पॉइंट चाहिए, और पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, आप इजीली इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। बात आती है सर नॉर्मल वेक्टर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो भाई मुझे बताओ इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो गया x1 y1 एंड z1, ये पॉइंट हो गया। तो सर प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो सुनना, एक बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूं। मुझे बताओ क्या तुम्हें एन वेक्टर पता है क्या? और अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लेता हूं r, कोई रैंडम पॉइंट, तो मुझे ये बता दो n का डॉट किसके साथ? pr के साथ कितना होने वाला है? 0। क्यों? क्योंकि n बच्चों इसके परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर से, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो भाई लिख दो, ये आ जाएगा ai कैप प्लस bj कैप
प्लस सी के कैप। भाई आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर लिख लो आप, कोई जनरल वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, कोई रैंडम पॉइंट अपन ने एज्यूम कर लिया। तो भाई क्या आर माइनस पी बता सकते हो, और आर माइनस पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप और साथ में जेड माइनस जेड वन के कैप। इसका डॉट जीरो करो भाई, जैसे ही डॉट जीरो करोगे ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ऐसा करके देख लेना। अब बात आती है सर इसको याद कैसे करें, क्या हमेशा इतना बड़ा करना है क्या? नहीं, सीधे सीधे देखो, नॉर्मल वेक्टर पता है तो प्लेन का इक्वेशन लिख दो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और इज इक्वल टू क्या कर दो, लैम्डा लिख दो। अब बात आती है सर लैम्डा कैसे निकालें, तो देखो ये पॉइंट ये प्लेन इससे पास हो रहा है, इसको सेटिस्फाई करवाओ, लैम्डा आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखने का तरीका, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं ये क्या होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल होते हैं, और प्लेन का नॉर्मल आ गया तो हमेशा याद रखना तुम प्लेन का इक्वेशन इजीली लिख लोगे। पॉइंट तो तुम्हें पता है, सेटिस्फाई करवाओ, लैम्डा आ गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो यहां पे बात करते हैं। देखो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, जैसा कि भाई एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, और एक क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता, उससे भी तुम कर सकते हो, अभी बात कर लेंगे। पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से पास होता है जो अभी अपन ने किया, और एक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल हो गया, है ना, और पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करवा के तुमने सॉल्व कर दिया। और तीसरा होता है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्यों? क्योंकि एक लाइन में होंगे तो फिर तुम डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे। ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इससे भी तुम लिख सकते हो। कैसे? सुनना, पॉइंट पता है, बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल कैसे निकालोगे? अगर मैं ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं और ये सी बोल दूं, सुनना, फील लेना यहां पे, क्या तुम ए बी लाइन लिख सकते हो? क्या तुम एसी लाइन लिख सकते हो? मुझे ये बता दो, अगर मैं बोलता हूं ये इसका नॉर्मल है तो क्या नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी होगा? और अपन ने कल जो वेक्टर पढ़ा था उसमें तुमने ये देखा था, अगर एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो वो कैसे निकाली जाती है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी आप बोल दोगे एन वेक्टर इज नथिंग बट ए बी क्रॉस क्या हो जाएगा, ए सी, और इससे क्या निकल जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल निकल जाएगा। और नॉर्मल निकल जाएगा और तुम्हें पॉइंट पता है, तुम क्या लिख सकते हो, क्या प्लेन का इक्वेशन। देखो फॉर्मूला में याद नहीं करवाऊंगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, मैंने तुम्हें लाइन में याद कराया। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बोला था उसको याद कर लेना, पर लाइन में एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया। यहां भी मैं बोलूंगा तुम फील लो कि भाई नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल कैसे लिखोगे? या तो परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा होगा, या फिर 3 पॉइंट दे रखे होंगे। 3 पॉइंट दे रखे हैं तो दो को मिला दो, है ना, तो ए बी पता चल गया, ए सी पता चल गया। आपका नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे, दोनों का क्रॉस ले लोगे, उससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा। पॉइंट तो तुम्हारा मन का है ना भाई, अपने घर की खेती है, कोई से भी उठा लो, आपका काम हो जाएगा। लिख लो इसे लिख लो जल्दी से। अब देखो एक एक फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला ये वाला फॉर्म है बच्चों। इस वाले फॉर्म के लिए ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि भाई ये आपका प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन, ये ओरिजिन है 0 0 और 0। यहां से बोल रखा है इसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी, और इसका नॉर्मल मैंने बोल दिया क्या है, एन वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख लेना, इसकी इक्वेशन होती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। अब बात आती है सर आप ये पहले क्यों नहीं बताया? तो बच्चों इसमें बच्चों की बहुत गलतियां होती है। गलतियां क्या होती है, यहां पे वो एन वेक्टर लिख देते हैं, पर आपको क्या लिखने की जरूरत होती है, आपको लिखने की जरूरत होती है एन कैप। एन कैप कैसे लिखते हैं, उसके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और जब ये लिखोगे ये जो डी है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करेगा, उस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर प्रूफ, तो देखो इसका मैंने बोल दिया भाई एन वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी क्या कर दिया भाई, के कैप, ऐसा एज्यूम कर लिया। और मैंने बोल दिया कि ये जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या बोल दी, ये डिस्टेंस क्या बोल दी, डी। अब देखना भाई, ध्यान से सुनना, मुझे ये पॉइंट इस पे कोई भी नहीं पता। मैंने अगर मुझे नॉर्मल पता है, एन कैप नहीं नॉर्मल पता है, तो मुझे ये बता दो क्या तुम ये बोल पाओगे आपके प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू लैम्डा होगी? और अगर ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम निकाल लोगे, ध्यान से सुनना, किसी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आगे आएगा, वो सेम होता है जो लाइन वाला होता है। पॉइंट को उसमें रखो अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, सेम भाई। तो इसमें रखो, इसमें 0 0 0 रखो, तो भाई ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई, और ये डिस्टेंस किसके बराबर बोली थी? डी। तो क्या डी को तुम रख दोगे, लैम्डा को रख दो डी के टर्म्स में, है ना। लैम्डा को डी के टर्म्स में रखा तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, लैम्डा को लिख दिया डी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको मैं हटा के क्या नीचे ला सकता हूं, और जैसे नीचे लाया तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्या चीज हो गई? ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट किसके साथ? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और ये वाली चीज क्या हो गई? एन कैप। ये हो गया आर वेक्टर। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे आर का डॉट किसके साथ लेना है? एन कैप के साथ। तभी ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और इस तरीके से मैं अपने प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं। अगर एन वेक्टर दे रखा है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? एन कैप निकालना पड़ेगा। एक सवाल आपके लिए, है ना, ये वो इक्वेशन मैंने डायरेक्ट बना दी। क्लियर है क्या? तो एक सवाल कर लेते हैं इसका। कार्टेशियन इक्वेशन वो सेम वैसे ही बनेगी, है ना, उसको अपन इतना ज्यादा वो नहीं करते। ये रहा, करें। द वेक्टर ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन बतानी है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन मतलब आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7, यानी डी कितना दे रखा है? 7, और एन वेक्टर दे रखा है विच इज 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 6 के कैप। अब भाई इससे एन कैप निकालो, इससे क्या निकालो? एन कैप। बताओ भाई एन कैप क्या होगा? ये होगा एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन विच इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 6 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 9 प्लस 25 प्लस कितना आ जाएगा? 36। लगा दो, फॉर्मूले में रख दो भाई। आर क्या हो गया? आर डॉट, इसको ऐसे रहने दो, एन कैप लिख दो, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप अपॉन अंडर रूट। कितना हो जाएगा बता सकते हो? हाँ भाई कितना हो गया? 60, 70, 9 10 14 हो गया ना, 70 हो गया, और इज इक्वल टू 7। क्लियर है क्या? अगर ये नहीं लिखोगे तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। क्यों होगी? उसका रीजन तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहीं से तुम्हें बोलता भाई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बता दो, तो कुछ मत करते, आर की जगह लिख देते एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, और इसका डॉट इसके साथ सेम भाई 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 70। भाई इसको कर दो 3x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल टू 7 रूट 70, और ये आपकी इक्वेशन। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, ये कार्टेशियन। दोनों को कन्वर्ट आप इजीली कर सकते हैं, लिख लो। चले, कार्टेशियन इक्वेशन पता है ना। आप मुझे बता दो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पूछिए, क्या करोगे? आर की जगह लिख देना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना कर दोगे? जेड के कैप। रखो भाई, जल्दी से करो। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। लिख लो, ये वाली इक्वेशन बता दो। 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। क्या यही आ रही है? क्या आ रही है? अच्छा, अब इससे मैं डायरेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, इससे मैं अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इसको एन कैप बनाना है, और एन कैप बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आई प्लस जे माइनस के, इसको रूट 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यहां पे भी कितना आ जाएगा? ये। तो अगर ये एन कैप है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, फिर से बता देना इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी होगी। देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। चलते हैं आगे। परपेंडिकुलर वेक्टर पता है? अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम ही बताओगे। जल्दी बताओ। ये एन वेक्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको? एन वेक्टर, और ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 और z1। कैसे करोगे? क्या करोगे बताओ भाई? यही तो बोला था आपको कि ये पॉइंट अज्यूम कर लो P और इसको बोल दो A। तो क्या AP का डॉट N के साथ 0 हो जाएगा? भाई P एक रैंडम पॉइंट है x y z, और इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कर लोगे क्या? अभी अपन ने स्टार्टिंग में इसी से समझा था। ये इक्वेशन है, देखो क्या बोल रखा है? पोजीशन वेक्टर, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2 -1 और 1। करो भाई, इक्वेशन निकाल दो जल्दी से।
हाँ भाई, लिख लिया? कैसे किया बताओ, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन लिखो ABC, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा कैसे निकालो? अरे ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो। ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी ये आ जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा 3। और लैम्डा को 3 रखोगे ना तो यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जा रहा है थोड़ा दिल ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यार ये टॉपिक्स पढ़ाने में, ठीक है। और अपना आखिरी चैप्टर अगला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बस कुछ अंतिम समय चल रहे हैं अपने डिस्कशन के, ठीक है। तो सीख लो यार, अच्छे से सीखो, ठीक है, ताकि जब सवाल तुम्हारा वहाँ पे सही हो तो याद करना कि रौनक सर ने बताया था, हो गया हमारा, है ना। बस इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद किसी मास्टर को होती भी नहीं है, ठीक है। चलाएं, देखें भाई क्या बोल रहा है। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों की बात करिए, और किस कब बोला है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन विच हैव दिस, ठीक है। अब सुनना क्या बोल रखा है भाई, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर टू अ लाइन विथ डायरेक्शन दिस, मतलब ये प्लेन है, ये क्या है? एक लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन की डायरेक्शन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये प्लेन किससे पास हो रहा है बच्चों? 5, 2, -4। अब भाई बताओ, जल्दी से करो, कैसे करोगे भाई? पहले तो इसकी डायरेक्शन बताओ, 2, 3 और -1। तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो तुम लिख लोगे 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट सेटिस्फाई करवाया तो ये आ जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा 20। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20, और ये इक्वेशन आपकी हो। अब ये तो होगी कार्टेशियन, भाई अपन को निकालनी है वेक्टर इक्वेशन। तो देखो वेक्टर इक्वेशन इससे डायरेक्ट निकालते हैं। यहां पहले लिख दो आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, 2, 3 और -1 लाना है। क्या लाना है? 2, 3 और -1। तो इसका डॉट किसके साथ लिख दोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये किसके बराबर हो गया? 20। ये क्या हो गई इसकी कौन सी इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। लिख लो। वैसे ये इस टाइप का सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, मैं बताता हूँ वो पूछेगा क्या, पर देखो लिखना आना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये रहा, आपको कौन सा प्लेन लिखना है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। देखो इसका एक तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, एक तो मैंने तुम्हें दिमाग लगाने वाला बता दिया, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया x1 y1 और z1, ये हो गया x2 y2 z2, और ये हो गया x3 y3 एंड z3। सुनना, एक तो मेथड वन ये याद करना हो तो ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यहां लिख दो x y z और माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1। अब देखो x1 y1 z1 यूज कर लिए, बचे हुए कौन से हैं? यहां पे लिख दो x2 y2 z2, यहां लिख दो x3 y3 एंड z3, और यहां लिख देना x1 माइनस कर दो, इसमें y1 सब में माइनस कर दो, और इसमें z1 सब में माइनस कर दो। बस ये सीधे सीधे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 समझना। मेथड 2, मेरे को प्लेन का इक्वेशन लिखना है, मतलब मुझे पहले तो नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालूंगा? तो मुझे ये बताओ, नॉर्मल निकालने के लिए इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, तो मुझे ये पता है क्या कि मेरा जो नॉर्मल होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, और मेरा नॉर्मल AC के भी तो परपेंडिकुलर होगा भाई। और अगर ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी जो नॉर्मल है वो कैसे निकलेगा? AB क्रॉस AC करके। क्या करके? AB क्रॉस AC करके एक डायरेक्शन निकल जाएगी, वो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है क्या? नॉर्मल आ गया, ये पॉइंट पता है क्या? आप प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद नहीं करना है। क्या करना है? XYZ लिखना है, बाकी के 2 पॉइंट्स लिखना है, और एक पॉइंट को उठा के तीनों में से सेम माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? लिख लो इसे जल्दी से लिख लो। चले आगे, लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया, और वेक्टर इक्वेशन आप वैसे निकाल लोगे। ये रहा, ये सवाल रहा, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले देखो मैं अपना तरीका बताता हूं। मैंने क्या किया? डायरेक्शन बोल दी, ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। भाई ए बी वैक्टर बता दो। ए बी वैक्टर यानी बी माइनस है, विच इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप,
और साथ में -4k कैप। और सिमिलरली AC वेक्टर निकाल लो, C -a करके -5i कैप, ये आ जाएगा -3j कैप, और कितना आ जाएगा +4k कैप। देख लो आ जाएगा। दोनों डायरेक्शन पैरेलल कैसे आ गई? BC निकालना जरा, 10 -6 और 8, ये तो खेल खेल रहा है अपने साथ। 10 6 भाई, -10 6 और 8, भाई खेल खेल रहा है। रुको एक मिनट खेल खेल गया ये, इससे नहीं निकलेगा ये। पॉइंट चेंज करो, कोई सा पॉइंट चेंज करो। ये नॉन कोलिनियर है ही नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना। लिख देना, ये खेल खेल गया तुम्हारे साथ। भाई मुझे बताओ AB और AC की डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है क्या? और प्रोपोर्शनल है तो भाई क्या ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है? अरे ये तो कोलिनियर पॉइंट्स है। ये क्या कर गया? खेल खेल गया। एक काम करो, ये खेल खेलता है, अपन और बड़ा खेल खेलेंगे। इसको बंद कर दो, इसको क्या कर दो? 1 कर दो। क्या ये समझ में आया? अब निकालो बेटा। भाई ये मास्टर के साथ थोड़ी ना खेल पाएगा। आ जाओ बेटा, इसने मजाक समझा था, इसको मजे ले लिया अपन ने। रुको एक सेकेंड, ये इधर लो, इसको इक्वल करो। कलर का कोड भी आता है इसमें ना। हाँ हाँ, देखो देखो भाई, देखो देखो। हाँ अब करो बेटा, अब आएगा मजा। चलो बताओ कितना आएगा? भाई इसको फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। AB निकाल लो, कितना आ गया? ये आ गया 5i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। और ये बताओ -5i कैप, है ना, -5i कैप AC, ये आ जाएगा -3j कैप और +2k कैप। अब आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। बताओ AB क्रॉस AC क्या निकालना है? AB क्रॉस AC कितना आ जाएगा? IJK, ये आ जाएगा 5 3 -6 -5 -3 and 2 I, ये आ जाएगा 6 और +18 24 हो गया, है ना। 24 हो गया। -j ये हो गया 10 -30 यानी -20 +k ये हो जाएगा 0। तो भाई यहाँ से आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 24i कैप प्लस 20j कैप। ये हो गया नॉर्मल। इसका नॉर्मल आ गया तो भाई इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो 24x प्लस 20y इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा किसी भी पॉइंट में सेटिस्फाई करवाओ, यहाँ पे करवाओगे 44 आ जाएगा। करके देख लेना, करके देख लेना। मैं पता है इसमें कुछ गलती कर दी मैंने, तुम वो गलती बता पाओगे क्या? गलती करी है, गलती बता दो। नहीं बता पाओगे? गलती कहाँ कर दी? कुछ गलती तो है। AB निकाला 5 3 और -6, AC निकाला -5 -3 और 2, ये तो सही है, ठीक है। I 6 गलत है ना, देखो कह रहा हूँ मैं 6 -18 -12 क्लियर है क्या? -j, इसको -12 लिख दो, हो जाती है कभी कभी। हाँ हो गई गलती चलो J में बताना भाई, ये तो सही लिखा है 10 -20 सही है। तो ये इक्वेशन आ गई -12x प्लस 20y इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब सेटिस्फाई करवाओ, लैम्डा 8 आ जाएगा। करके देख लेना 72 40 80 सही है, 8 क्लियर है। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। सुनना, ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मेरा प्लेन है, ये प्लेन है ना। ये x इंटरसेप्ट काटता है, x इंटरसेप्ट काटता है, y इंटरसेप्ट काटता है और z इंटरसेप्ट काटता है। मानो ये a है, ये कितना है b और ये कितना है c, ठीक है। सुनो एक रफ आइडिया दे रहा हूं, ये पॉइंट a बोल दिया, इस पॉइंट को b बोल दिया, इस c को c। तो a पॉइंट क्या a, 0, 0 आ जाएगा, b पॉइंट क्या 0 b 0 आ जाएगा और c पॉइंट क्या आपके पास 0 0 c आ जाएगा। अब 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, सेम वही तरीका। और जैसे ही तुम लिखोगे वो उसको ABC से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। क्या आ जाती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c इज इक्वल टू दिस। ये इक्वेशन लिख लो, इसे लिख लो जल्दी से। तो ABC क्या हो जाते हैं? x y z इंटरसेप्ट अगर यहाँ पे 1 हो। क्लियर है? वो लाने का तरीका मैंने बता दिया, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखना और उसको ABC से डिवाइड कर देना, आपका एक बार में प्लेन आ जाएगा। ये रहा सेम वही चीज,
इससे पास हो रहा है, इससे वो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चलें, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इंटरसेक्ट दिस, जल्दी से बता दो क्या होगा। क्या इक्वेशन आपको पता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है 1। 2 नंबर में आने की संभावना है, b 3 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 4। रख दीजिए x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लोगे तो 12x प्लस कितना 12 एलसीएम आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 12, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 12 से किया तो 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर, लिख लो इसे। चलें, ये रहा। रिड्यूस दिस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट। देखो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखना कैसे करेंगे। 4x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 12। इस 12 को नीचे डिवाइड, यहां पे 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है 1 बनाने के लिए डिवाइड किया तो बच्चों ये आ जाएगा 4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 और साथ में माइनस 6z अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। भाई डिवाइड कर दो, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 और प्लस z अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इजीली हो जाएगा। तो ए बी सी इंटरसेप्ट हो गए। अगली बात करते हैं, द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ टू प्लेन। ठीक है, ये लाइंस में भी पढ़ते थे, फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। देखें सुनना, ये कंसेप्ट क्या है। मानो ये मेरे पास एक प्लेन है, ये क्या है एक प्लेन है, और ये मेरे पास दूसरा प्लेन है। ये देखो पास हो रहा है इंटरसेक्शन से। मुझे वो सारे प्लेन लिखने हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। कितने होंगे, तो भाई इससे पास होने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन होंगे। और अगर मैं बोलूं इसकी इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन है P2 इज इक्वल टू 0, तो भाई वो सारे प्लेन्स की इक्वेशन हो जाती है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को चेंज करते जाओ, आपके पास प्लेन का इक्वेशन आता जाएगा। लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी और उससे तुम निकाल सकते हो। ये होता है फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये इसको सवाल को इंटरप्रेट करने का तरीका भी यही होगा, वो यही बोलेगा पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो भाई आप P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 लगाओगे, आपका सारा प्लेन निकल जाएगा। जैसे एक सवाल लेकर आया हूं मैं यहां पे, ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। तो क्या करोगे भाई, ये P1 प्लेन हो गया और ये आपके पास क्या हो गया P2 प्लेन। तो P1 प्लस लैम्डा P2 करोगे, क्या करोगे P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। P1 लिख दो, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा P2 आ जाएगा भाई x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब 2,2,1 से ये पास हो रहा है, उससे क्या निकलेगा लैम्डा, पास करवाओ। ये आ जाएगा 6 माइनस 2 और साथ में प्लस 2 माइनस 4 और प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये गया 2 और ये कितना आ गया माइनस 3 या प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया माइनस 2/3। इस लैम्डा को उठा के यहां पे रख देना, सॉल्व कर लेना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन देख लेना, देखिए कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ दी मैंने, इसको देख लेना। लैम्डा को माइनस 2/3 रखना, एलसीएम लेना, तुम्हारे पास प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास होगा, वो भी देख सकते हो। क्लियर है, कर सकते हो। चले आगे चले, बात करते हैं दो लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए। कोप्लेनर होने का मतलब समझते हो क्या, कि दोनों एक सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। मानिए देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। एंड दूसरी लाइन मान ली x अप माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। पहला तरीका, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। जैसे तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, अगर वो 0 आ गया मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट करिए, मतलब वो एक प्लेन में लाई करेगी। पहला तरीका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा तरीका समझना, वो होता है डिटर्मिनेंट। यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या है a1 b1 c1, इसकी डायरेक्शन क्या है a2 b2 और c2, और ये दोनों किसी पॉइंट से पास हो रही है। ये a पॉइंट x1 y1 z1, ये तो उस ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, वो हो जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और ये तीनों डायरेक्शन का डिटर्मिनेंट क्या हो जाना चाहिए 0। अगर ये 0 है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी कोप्लेनर, मतलब एक सेम प्लेन में लाई करेगी। क्योंकि दो लाइंस अगर सेम प्लेन में लाई करे, वो पैरेलल नहीं है, तो वो क्या होती है कोप्लेनर। चलें आगे, ये
प्रूव दैट दिस एंड दिस आर कोप्लेनर एंड फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दिस टू लाइंस। अब देखें, बहुत प्यारा सवाल पूछ लिया इसने बोला है कि भाई आप पहले तो ये प्रूव कर दो ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर, और फिर ये भी बता दो वो कौन से प्लेन में लाई करेगी। भाई कोप्लेनर है तो किसी प्लेन में लाई करेगी, वो प्लेन बता दो। तो देखें कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करने की कोशिश करी। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये हो रहा है 2, 4, 6, और ये किस पॉइंट से हो रहा है, -1, -3, -5। क्या करोगे, x2 - x1 लिखो। x2 - x1 कितना हो जाएगा, 3 है ना, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। यहां लिख दो 1, 4, 7, 3, 5 और 7। भाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 3, 28 - 35 - 7, देखो -7 में कितना आ गया, 7 - 21 और +11, ये आ जाएगा 5 - 12। सॉल्व करना जरा, -21 प्लस 14 7 जा 70 और 84, 14 7 जा 84 और -77। सही बात है क्या? गलती बता दो यार। 1 4 7 3 5 7 और 3 7 और 11 सही है ना। देखो 3 28 - 35 -7 हो गया, -7 लिखा, 7 - 21 -14 हो गया, 14 सही है, ये भी क्लियर है ना। और 11 में कितना आ गया, 5 - 12 -7। ठीक है, एक सेकंड रुकना, निकल जाएगा। ये हो जाएगा -21 + 84 और -77, ये हो गया -98। देखो आज अति हो गया कोई बात नहीं है, +98 और ये कितना हो गया 0, सॉरी यार है ना, 14 7 9, पता नहीं क्या सोच रहा था, 14 6 पे पहुंच गया मैं, ये 0 आ गया, यानी ये दोनों लाइंस क्या होगी, कोप्लेनर। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वो प्लेन निकालना है। मुझे क्या करना है, वो प्लेन निकालना है। सुनना, मैंने बोला ये लाइन की डायरेक्शन है ए और इस लाइन की डायरेक्शन है बी, सुनना ध्यान से, और ये मेरा नॉर्मल है, ये क्या है, मेरा नॉर्मल। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या n परपेंडिकुलर होगा ए के और n परपेंडिकुलर होगा बी के। भाई ये नॉर्मल तो ये लाइन इस पे लाई कर रही है तो परपेंडिकुलर है, और अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल निकालूं कैसे। तो आप बोलोगे सर नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करो, a क्रॉस b ले लो, और a क्रॉस b लोगे उससे क्या आ जाएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल आ गया तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो कोई सा भी ले लो इनमें से। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। समझ में आया? बताना जरा कमेंट बॉक्स में कि प्लेन का इक्वेशन क्या आया, ताकि पता चले कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं। देख तो बहुत सारे रहे। अगला, दो प्लेन के बीच में एंगल, ये सेम वही कंसेप्ट है। सुनना भाई, मैंने क्या बोला, पहला प्लेन है r(n1) = d1 और r.n2 = d2। बच्चों इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही, तो दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही, क्या करोगे, cos θ = n1.n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, मानो आपको ऐसा दे रखा है a1x + b1y + c1z = d1 और दूसरा प्लेन है a2x + b2y + c2z = d2। अब भाई मुझे बता दो ये प्लेन के बीच में एंगल कितना है। तो cos θ, भाई इसकी डायरेक्शन आ गई a1i कैप + b1j कैप + c1k कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, a2 b2 c2। दोनों का डॉट ले लो, cos θ का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा a1 a2 + b1 b2 प्लस कितना आ गया c1 c2 और अपॉन में कितना आ गया √ a1² + b1² + c1², और ये कितना आ गया √a2² + b2² + c2², इसका। और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? लिख लो इसे जल्दी से। क्लियर है? बता दो भाई, दोनों के बीच में एंगल, ये क्या हो गया, ये हो गया। cos θ का फॉर्मूला लगाया, कितना आ जाएगा, 2 × 3 6 प्लस 2 × -3 × 5 अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका कितना आ जाएगा √ 4 + 4 + 9, और इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 9 + 25। ये तो गया, ये आ जाएगा cos θ = -15 अपॉन 17 हो गया खतरा। हाँ, 18 और 25 43 निकल गया, थीटा निकल जाएगा। क्लियर हो जाएगा क्या? चले
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। देखो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और नहीं तो करने का तरीका भी होता है। सुनना, ये कोई पॉइंट है, इसकी मुझे इससे डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट मैंने बोल दिया x1 y1 और z1 और ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। क्या करोगे, सेम वही याद करो, लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते थे। इस डी को इधर लाए, इज इक्वल टू 0 कर दिया और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये पॉइंट आप सीधे सीधे इसमें रख दो तो ये आ जाएगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। और इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाओ, इजीली निकल जाएगा। देखो इसका एक और तरीका है, मुझे ये बताओ क्या ये प्लेन पता है क्या, तो इसके परपेंडिकुलर यानी ये इसके नॉर्मल के पैरेलल हो गया, तो क्या मैं ये लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। सुनना, ये मेथड लंबा है पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को बोला है तो इसको यूज करना पड़ेगा। देखना, सुनना, मैं ये लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं। कौन सी लाइन, ये ए बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, लाइन ए पी क्या होगी बताओ। इस पॉइंट से पास हो रही है x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 और नीचे कितना आ जाएगा a b c। बच्चों इसको लैम्डा के इक्वल कर दो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवाओगे क्योंकि इसमें लाई कर रहा है, उससे क्या आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा आ गया, ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस निकल जाएगी, उससे आपके पास फुट भी निकल जाएगा और इसका इमेज भी निकल जाएगा जैसे अपन ने लाइन में निकाला था। क्लियर है क्या, करो। इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालिए, पहले इसको ऐसा लिख लो 3x, क्या लिख लोगे 3x माइनस 3y प्लस 5z और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 25। भाई यूज करना, आंसर आपके पास। ये वाला तुम्हें होमवर्क है, करके बताना कितना आ रहा है। क्लियर है क्या। अच्छा अब होमवर्क में एक और चीज है, आप जब इससे इसकी डिस्टेंस निकालो तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे बता देना, ठीक है, निकाल के देखना, मजा आएगा। हाँ हो सकता है तुम्हारे पेपर में आए ना आए पर निकाल लेना, ठीक है। अगला, दो पैरेलल प्लेन्स। अच्छा पैरेलल प्लेन से तो डायरेक्शन सेम होगी। मानो ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू d1 और बच्चों ये वाला प्लेन मैंने मान लिया ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, डायरेक्शन सेम होगी और इसको d2, ये d चेंज होंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखो ऊपर तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा d2 माइनस d1 और नीचे इनका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा c स्क्वायर और इससे तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लिख लो इसे, बस ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जैसे ये रहा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल है, तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको लिखो। ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z और इज इक्वल टू माइनस 3। अब बच्चों यहाँ पे 2x बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको ऐसा लिख दो 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला माइनस 3 माइनस माइनस 5/2 d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। लगा दो भाई, कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर आ रहा है, क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या 6/1/6। क्लियर है, और इजीली तुम इसको निकाल सकते हो। क्लियर है, चले अगला। अब बात आती है लाइन और प्लेन। सुनना, दो लाइन के बीच में एंगल निकालोगे कॉस थीटा आएगा, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालोगे कॉस थीटा आएगा, पर एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं तो क्या आता है साइन थीटा। उसका रीजन है क्योंकि बच्चों प्लेन का एंगल, प्लेन से एंगल नहीं निकालते, उसके नॉर्मल से एंगल निकालते हो और वो 90 डिग्री से डिफर होता है। और क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए यहां पे अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, सुनना, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड प्लेन की इक्वेशन लिख दी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, a1 b1 c1, सारा खेल डायरेक्शन का है। इसकी डायरेक्शन है a2 b2 c2। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला cos थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा बनेगा। तुम इतना सोचो ही मत, यहां डायरेक्ट लिख दो sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू इसका डॉट इसके साथ विच इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस कितना हो जाएगा c1 c2 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा c2 स्क्वायर। और इस तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो। लिख लो इसे लिख लो, और इस तरीके से एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकलता है। बस ये याद रखना, जब भी ये दोनों डिफर होंगे, अगर दो लाइन है तो cos थीटा, दो प्लेन है तो cos थीटा, पर एक लाइन और एक प्लेन है तो sin थीटा। करो भाई, ये सवाल कर दो, ये सवाल कर लो, जल्दी से बताओ। अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन की तो n1 इज इक्वल टू बोल सकता हूं क्या 2i प्लस 3j प्लस 6k।
सिमिलरली अगर मैं n2 की बात करूं, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 10i प्लस 2j माइनस 11k। भाई फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा बनेगा या कॉस थीटा? तो आप याद रखें साइन थीटा इज इक्वल टू डॉट ले लो, कितना आ गया 20 प्लस 6 माइनस 66 अपॉन अंडर रूट, कितना आ गया ये आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 और अंडर रूट कितना आ जाएगा 100 प्लस 4 प्लस 121, 66 40 हो गया है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 40 अपॉन ये हो गया 7 है ना, और ये कितना हो गया 225 यानी 15, 5 से ये 3, 5 से ये 8, तो साइन थीटा कितना आ गया 8/21। इजीली हो गया, लिख लो इसे, तो इजीली तुमसे बन जाएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगला, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। बताओ, अब पहले ये बताओ ये कंसेप्ट कौन सा है, ये क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, यानी फैमिली ऑफ प्लेन्स है क्या। यानी पहले अगर मैं बात करूं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट यूज होगा या नहीं होगा? तो लैम्डा निकालने के लिए इसने देखो परपेंडिकुलर, पहले तो इसका P1 प्लस लैम्डा P2 निकाल लो, क्या आएगा बताओ भाई, डायरेक्ट ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा, साथ में कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भाई लिख लो इसे, ये आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा और टाइम्स ऑफ z और साथ में माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या करोगे, दोनों के नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे, क्योंकि दो प्लेन से परपेंडिकुलर है तो cos थीटा लगता है, तो भाई अगर 90 है cos 90 0 होता है, तो इनका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, भाई ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी 1 प्लस है ना, ये n1 वेक्टर बोल देते हैं, n2 वेक्टर तो डायरेक्ट आपके पास आ गया i माइनस जे प्लस के, इसका बताओ भाई 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप और साथ में प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। भाई n1 डॉट n2 0 कर दो, क्या कर दो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये गया इसके साथ है ना, ये 1 को उधर ले जाओ, ये फिर इसको इधर सॉल्व कर लो 6 3, तो लैम्डा आ जाएगा माइनस 1/3। क्या लैम्डा को माइनस 1/3 इसके अंदर रख कर इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे और प्लेन का इक्वेशन नहीं आ पाएगा, इजीली हो जाएगा, लिख लो, कर लो, सॉल्व करो। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये आखिरी सवाल मिसलिनियस टाइप का था जो इस चैप्टर में बना था, बाकी सारे कंसेप्ट मैंने जो है वो कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दिल से पढ़ाया था, अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो भाई बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और 3D यार देखो लंबा है टॉपिक है ना, हर क्योंकि प्लेन्स अलग हो जाता है, लाइन्स अलग हो जाती है, कोशिश की को रिलेट करने की, कम से कम आपको फॉर्मूले याद करने पड़े, इसकी मेरी कोशिश थी, ठीक है। प्रैक्टिस शीट आपकी PW की ऐप पे जरूर से उसको सॉल्व करना यार, और कोई सवाल नहीं बनता उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पर अभी भी मकसद एक ही है, अब की बार पूरे मार्क्स है यार, क्लियर है क्या? तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना हाउ इज द जोश, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा प्रोबेबिलिटी, जिससे आपका सिलेबस भी अपन खत्म कर देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, मिलते हैं।